जो लास्ट क्लास में था, तो लास्ट क्लास हमने एनसीईआरटी के बेसिस पे मैट्रिक्स खत्म कर चुके थे। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट। वहां पे ऐसा मान लो कि मैट्रिक्स लगभग 60 to 65% खत्म हो चुका है। हम रिटर्न बैक आएंगे उसमें, पहले थोड़ा डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं ये क्या है। देखो डिटरमिनेंट में सिर्फ इतना समझ लो कि डिटरमिनेंट डिफाइन होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज करो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, इस तरह से आएगी ऑफ ऑर्डर एन। इसको हम लोग बात करेंगे कि इसको वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब वो नंबर कैसे आता है वो समझते हैं। देखो सबसे पहली बात ये कि कोई भी बात आए तो हम बात करते हैं, जैसे इन केस ऑफ यदि फर्स्ट ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात करेंगे, जैसे सपोज करो ये 1 1 है। ठीक है, तो इसका यदि फर्स्ट 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी यही होने वाली। डिटरमिनेंट वैल्यू को ध्यान रखना, हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि सपोज करो कोई दूसरी ऐसा मान लो ऐसा कुछ मैट्रिक्स तुम्हारे पास लिखी हुई है ए बी सी और डी। ठीक है, तो यदि मैं बोलूं कि बी की डिटरमिनेंट वैल्यू, मतलब इसको डिनोट करेंगे ऐसा कि ये डिफाइन होता है, देखो ये डिफाइन होता है ए डी माइनस का सी डी। ठीक है, ऐसा। अब मुद्दे की बात ये है कि अच्छा ये ऐसा डिफाइन कैसे होता है, या फिर इसको कई बार लोग ऐसा भी लिख देंगे डायरेक्ट कि बी इज इक्वल टू ए बी सी और डी, इस तरह से लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, अब समझे जरा ध्यान से कि ऐसे कैसे डिफाइन होता है। तो देखो यार सिंपल सी बात है, इसके लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। सबसे पहले ये समझ लें माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर क्या है, जैसे देखो सपोज करो कि मान लो इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर होता है। माइनर को हम लोग m से डिनोट करते हैं। ठीक है, और कोफैक्टर को हम लोग c से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो फर्स्ट एलिमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हो जाएगा ये m11। ठीक है, m11 जो होगा तो ये निकल के आएगा। निकालते कैसे हैं माइनर के लिए, जो जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो रो और वो उसका कॉलम एलिमिनेट कर दो, और बाकी जो एलिमेंट बच गया वो उसके कहलाता है माइनर। तो m11 ये निकल के आ गया। m12 जो है ये निकल के आएगा क्या, देखो जरा m12 जो है ये निकल के आएगा। सपोज करो इसकी बात करूं तो ये हटा दो, ये हटा दो, तो यहाँ से आ जाएगा c। ठीक है, उसके बाद आता है m21 कौन सा वाला एलिमेंट है c, इसको हटा दोगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एलिमेंट b। ठीक है, और m22 की बात करोगे मतलब डी वाले के लिए तो ये आ जाएगा a। ये कहलाता है माइनर। अब कोफैक्टर क्या कहलाता है, कोफैक्टर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि देखो यदि कभी हमें c लिखना है तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे कि Cij जो किसी भी एलिमेंट का लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा -1 की पावर में i प्लस j इंटू में m आई जे, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको समझो जरा ध्यान से। जैसे सपोज करो कि यदि ये इन दोनों का समेशन, देखो इन दोनों का समेशन यदि ऑड है तो ये -1 रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब जो सी आई जे होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ एम आई जे के बराबर होगा। और यदि कभी ऐसा हो जाएगा कि i प्लस जे की वैल्यू इवन आ जाएगी, मतलब ये +1 ही रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि सी आई जे की वैल्यू एम आई जे के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो कि 1 और 1, इसको यदि मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो C11 इज इक्वल टू -1 की पावर में 1 + 1 2 M11 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से जो होगा ये आ जाएगा D, डायरेक्ट D ही निकल के आ जाएगा। इस केस में C12 की बात करूंगा यदि मैं, तो C12 के केस में ये निकल करके आ जाता है, देखो जरा ध्यान से, ये निकल करके आ जाएगा 1 + 2 -1 की पावर में 3, दैट मीन -1 निकल के आएगा, मतलब ये यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ M12। M12 कितना है C, तो इसका माइनस आ जाएगा। इधर आ जाएगा C21 के केस में इन दोनों का भी समेशन जो है ऑड है, तो ये माइनस ऑफ B निकल करके आ जाएगा। और इधर भी है, इधर क्या है C जो है 2 2, तो ये निकल करके आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब देखो तो हमने सबसे पहले क्या समझ लिया, माइनर समझ लिया और कोफैक्टर समझ लिया। अब हमने जो डिटरमिनेंट की वैल्यू ए डी माइनस सी बी लिखा, ये कैसे लिखा इसको समझते हैं।
देखो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो इस तरह से डिफाइन है, डिटरमिनेंट की वैल्यू इस तरह से डिफाइन है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, उसको समझना जरा कि कभी भी यदि किसी मान लो डिटरमिनेंट ऑफ बी चाहिए हमें, तो इसको हम लिखेंगे किसी भी एक रो या कॉलम के एलिमेंट, एक रो या कॉलम के एलिमेंट, तो ऐसा कह सकते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी रो और कॉलम विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, ठीक है, देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि सम ऑफ किसी भी कॉलम या रो के रिस्पेक्ट में विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट करने के बाद उनका सम करने से जो वैल्यू निकल के आती है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू कहलाती है। दैट मींस मैं क्या कह रहा हूं वो बता रहा हूं कि देखो सपोज करो यदि मैं फर्स्ट रो की बात करता हूं तो फर्स्ट रो है ए और बी, तो ए का यदि मैं बोलूं, देखो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग सबसे पहली बात कि हम बोल रहे हैं A11 के साथ C11 प्लस A12 के साथ C12, अब बस दो ही का मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी एक रो पकड़ा उसके करस्पॉन्डिंग उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन का जो समेशन निकल के आएगा वो कहलाता है क्या, डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो देखो A11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट है A और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर जो निकल के आएगा C11 दैट मींस D, तो A इंटू डी प्लस के साथ A12 है B और C12 की वैल्यू है माइनस ऑफ C, तो यहां से निकल के आ जाएगा माइनस, इधर निकल के आ जाएगा ये, तो डिटरमिनेंट ऑफ B की जो वैल्यू है वो इस तरह से निकल करके आएगी, ठीक है। अब यही सेम बात हमें समझना है इन केस ऑफ जब यदि 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट हो जाए। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि देखो यदि 2x2 की मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट हमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है, AD माइनस CB डायरेक्ट कर दोगे तो भी निकल के आ जाएगा। अब हम इसी को सपोज करो कि 3x3 की डिटरमिनेंट है, तो कैसे समझते हैं, तो देखो जरा ध्यान से इसको मैं रफ करता हूं, है ना, मैं दूसरी मैट्रिक्स लिखता हूं, ठीक है, समझे जरा ध्यान से। देखो अब हम लिख रहे हैं डायरेक्ट ऐसा, तो यहां से हमें मिल जाएगा ABCDEFGHI, ठीक है, इस तरह से हमने मान लो कोई एक लिख दिया मैट्रिक्स, ठीक है। अब यदि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करनी है तो डिटरमिनेंट ही डायरेक्ट लगा लो इस तरह से, ठीक है, ये डिटरमिनेंट को डिनोट करता है। अब सुनो जरा ध्यान से, मैंने क्या बोला कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट की डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए तो वो डिटरमिनेंट किस तरह से डिफाइन है, कोई भी एक रो या कॉलम कुछ भी लिख सकते हो, उसके केस में यदि मैं इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू की बात करूं तो ये निकल के आएगा A11, कोई सपोज करो मैं फर्स्ट रो लेता हूं तो फर्स्ट रो इसके करस्पॉन्डिंग इसका क्या होना चाहिए, कोफैक्टर प्लस A12 इसके करस्पॉन्डिंग इसका कोफैक्टर, A13 इसके करस्पॉन्डिंग इसका कोफैक्टर, ठीक है। तो A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, ये होना चाहिए, ये होता है डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब मुद्दे की बात ये है कि ये कैसे निकलेंगे, C11 C12 C13 ये क्या है, कैसे निकलेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, वही बात माइनर की मैंने बात किया, माइनर में 1 1, ठीक है। अब 1 1 मैंने बोला तो 1 1 के केस में सपोज करो ये वाला रो हटा दो और ये हटा दो, तो बच क्या गया ये। अब इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी डायरेक्ट देखो EF, ठीक है, H और I, ये अब देखो ये तो 2x2 की डिटरमिनेंट है, तो 2x2 में हमने डायरेक्ट लिख लिया था E माइनस, ऐसे लिखें E इंटू I माइनस H इंटू F, ये डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास आएगा M इंटू 1 2, या उसमें देख लो 1 2 के केस में क्या निकल के आएगा, ये वाला है तो ये हटा दो, ये और ये आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं
डी आई माइनस में जी और एफ, ठीक है। उसके बाद जो निकल करके आ जाएगा M13 के केस में, M13 के केस में देख लो डी एच माइनस का ई जी, ये निकल करके आ जाएगा। अब यदि इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं तो कोफैक्टर में क्या होता है, कोफैक्टर देखो यदि C11 निकालोगे, इन दोनों का समेशन देखो, यदि समेशन और है तो माइनस आएगा, इवन है तो नहीं आएगा। अब इवन है यदि यहाँ पे तो डायरेक्ट सेम आ जाएगा, इवन है तो डायरेक्ट यही निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि यहाँ पे सेकंड वाले की बात करते हैं C12, यहाँ पे जो है तो डी आई माइनस जी एफ निकल कर ही आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये नेगेटिव के साथ आएगा और यहाँ पे आ जाएगा C13 जो आएगा ये पॉजिटिव के साथ ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना है तो ए की डिटरमिनेंट वैल्यू जो निकल करके आएगी ऐसे हर एलिमेंट का निकाल लेना, ठीक है। अब सुनो, यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना है तो ये आ जाएगा A11 की जगह है ए, फर्स्ट रो के अलोंग को ओपन कर देते हैं तो A11 जो आएगा यहाँ से, और C11 है जो हमारे पास ई आई माइनस का एच एफ, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है ना, प्लस लेकिन ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, यदि माइनस लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा डी इंटू में डी आई जी और एफ, ठीक है। उसके बाद प्लस के साथ आ जाएगा यहां से तुम्हारे पास, ठीक है, सी लिखा हुआ है, सी के साथ में आ जाएगा तुम्हारे पास ये डी एच माइनस का ई जी, इस तरह से, ठीक है। तो इसको जब आप लोग एक्सपेंड कर दोगे तो ये निकल करके आ जाएगा आपके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू ए आई जी, इस तरह से ए एच एफ माइनस का बी डी आई प्लस बी जी एफ, ठीक है, प्लस सी डी एच सी ई और जी, इस तरह से निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब ये कहलाता है वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि अभी हमने क्या किया, जो एलिमेंट लिया, ठीक है, जो रो लिया, उसी के करस्पॉन्डिंग उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट देगा। अगर कभी ऐसा कर दिया कि रो ये ले लिया और को फैक्टर इस रो के ले लिया, को फैक्टर इस रो के करस्पॉन्डिंग ले लिया, मतलब इसका जो को फैक्टर है इससे मल्टीप्लाई इसका को फैक्टर, इससे इसका को फैक्टर, या फिर इस रो के अलॉग ले लिया, तो वो वैल्यू हमें 0 दे देगी। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी भी यदि इन केस ऑफ डिटरमिनेंट किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स से किसी अदर रो या कॉलम के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद हम सम करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होने वाली है, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना मैं क्या बोल रहा हूं कि ये एक फंडा है, कभी भी ऐसा चेक कर लेना, ठीक है। चेक क्या करना अभी बता रहा हूं मैं, है ना, इसको इसमें लिख के भी देख सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं यदि कभी ऐसा लिखोगे आप लोग कि A11 इंटू C21 प्लस A12 C22, ठीक है, A13 और C23, यदि कभी ऐसा चेक करोगे आप, इसकी वैल्यू चेक करोगे, या फिर A11 C31 A12 C32 A13 C33, या कभी ऐसा चेक करोगे, इन दोनों की वैल्यू आप लोग चेक करके देख लेना 0 आने वाली, ठीक है। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल से लिख के दिखाता हूँ कि मैं क्या बता क्या रहा हूँ अभी तक, ठीक है। जैसे सपोज करो इसको मैं रफ करता हूँ, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं तो कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये बोला कि जैसे सपोज करो कभी भी कोई मैट्रिक्स तुम्हारे पास आए, कोई डिटरमिनेंट आ जाए, डिटरमिनेंट हमेशा ऐसा लिखा मिलेगा, ठीक है। मान लो 2 3 4 और यहाँ से मान लो तुम्हें मिल जाता है 5, ऐसा इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू।
यदि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू की बात आ जाए तो 2 क्रॉस 2 में है डायरेक्ट दिस माइनस दिस, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू निकल करके आएगी वो आ जाएगी 5 into 2 दैट मीन्स 10 माइनस और यहाँ से आ जाएगा 12, तो ये निकल के आ जाएगा माइनस का 2। तो देखो इसकी एक इस जो लिखा हुआ है अरेंजमेंट, इसकी कोई एक वैल्यू है दैट इज -2 और -2 है यदि, तो ये एक हमने यहाँ पे जो लिखा था कि ये वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड अ डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो था इसका एक ये नंबर आ गया, ठीक है। अब सपोज करो ये हम यदि और इसको एक वो करें, बनाए कोई दूसरी मैट्रिक्स लें, तो देखो कोई दूसरी मैट्रिक्स लिखता हूँ, है ना। ये तो 2 क्रॉस 2 की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं मान लो 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट के लिए 1 3 4 5 9 5, ठीक है। इधर से आ जाएगा 3 7 और 6, इस तरह से ये डिटरमिनेंट लिखा है। अब इसकी यदि हमें वैल्यू चाहिए तो कैसे लिखेंगे हम लोग, समझना ध्यान से। देखो कभी भी यदि हमें इस तरह से चाहिए हो तो आप क्या करो कि देखो जैसे कि ये चीज हम लिख रहे थे तो हमें पता है कि यदि हम लोग फर्स्ट कोई भी रो या कोई भी कॉलम पकड़ लो, आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो। जैसे इसके डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करेंगे तो सबसे पहली बात फर्स्ट एलिमेंट लिखो आप, फर्स्ट एलिमेंट 1 into में, ठीक है। ये इंटू ये, ठीक है, क्योंकि ये माइनर हो जाए, ये को फैक्टर हो जाएगा, तो 9 into 6 दैट मीन्स हो जाएगा 54 माइनस 35। अब देखो अगले केस के लिए ये जैसे यहाँ से मान लो इसके लॉन्ग ओपन कर रहे हैं तो इस केस में बच्चों माइनस आता है, क्योंकि वो फैक्टर जो है हम तो ये तो यदि इसको और इसको हटाएंगे तो माइनर निकल के आएगा, लेकिन इनका समेशन जो है ये 1 जो है फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम, मतलब ये माइनस के साथ निकल के आएगा। तो 3 into में डायरेक्ट आप फॉर्मेट बना लो, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 15 और प्लस का 4, ये निकल के आ जाएगा 35 माइनस का 27, इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू तुम्हारे पास आने वाली है, ठीक है, वो आने वाली है, इसको माइनस कर लोगे तो 19 माइनस 45 प्लस 8, यहाँ से आ जाएगा 8 और ये प्लस 32, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा माइनस का 32 और दिस दैट मीन्स माइनस का 13 और माइनस का 13 मतलब इससे माइनस हुआ, यहाँ से आ जाएगा 6, ठीक है। तो देखो ऐसा सिंपल क्वेश्चन, तो ऐसे दिमाग में रख लेना कि ऐसे जब ऑल्टरनेट चलता जाता है तो देखो इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, इस तरह से खुलता चला जाएगा। 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट हमें निकाल लिए, ठीक है। 4 क्रॉस 4 और 5 क्रॉस 5 ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट प्रोसीजर यही है कि जो भी एलिमेंट है उसको हटा दो और उसके वो जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं वो रो और कॉलम हटा दो, जो बाकी अरेंजमेंट बचा उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो कहलाएगा माइनर। अब वो देख लो कि वो किस माइनर और कोफैक्टर में रिलेशन देख लो कि वो i-1 की पावर में i प्लस jth का फॉर्मेट क्या है। यदि वो इवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनर कोफैक्टर के बराबर हो जाएगा, यदि नहीं है तो माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब माइनर का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा फंडा है, ओवरऑल यही है, चाहे कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, बट हमें जो सीखना है इवन जेमेंस लेवल एडवांस लेवल तक वो थर्ड क्रॉस थर्ड की डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स की ही बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। अब हमारे पास डिटरमिनेंट जो है सिंपल समझ में आया कि किसी भी रो, अभी मान लो मैंने ये रो के अलावा फर्स्ट रो के अलावा ही खोला, आपका मन कर रहा था सेकंड रो के अलावा खोल देते, तो इसको हटा देते तो इसका ये माइनस ये लग जाता, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई भी रो कोई भी कॉलम के अलावा खोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसको भी यदि हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैंने क्या बोला कि यदि सेम रो और उसी के करस्पॉन्डिंग यदि हम लोग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर उसी के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट देगा। अदरवाइज
यदि मान लो फर्स्ट रो ले रहे हैं और सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो वो वैल्यू 0 आने वाली, जैसा कि मैंने लिखा था। अब देखो इसको छाप लो, फिर मैं उसको लिख के दिखा देता हूँ, है ना। देख लो एक बार, जैसे सपोज करो मान लो मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग में कोफैक्टर निकाल के दिखाता हूँ। सेकंड रो के कोफैक्टर जैसे इसका C21 जो होगा, तो देखो ये ऑड है, तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो यहाँ से आ जाएगा। देखो 6 इंटू 3 18 माइनस 28, दैट मीन्स माइनस का 10 और ये माइनर है, ये तो माइनर है तो उसमें भी आ जाएगा प्लस का, आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है, प्लस का 10 निकल के आएगा। इस केस में जो ये है C22 की यदि मैं बात करूं तो देखो जरा ध्यान से, इस केस में आ जाएगा तुम्हारे पास 6 माइनस 12 मतलब माइनस का 6 तो ये सही रहेगा क्योंकि इन दोनों का इवन है। 6 2 3 ये फिर ऑड आ गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग बात करोगे तो ये आ जाएगा 7 माइनस 9 मतलब माइनस का 2 और उसमें भी माइनस लग जाएगा तो प्लस का 2 आ गया। अब देखो मैंने रो फर्स्ट ले रहा हूँ और जो कोफैक्टर हैं ये सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग ले रहा हूँ, इनको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट एलिमेंट है, देखो 1 इंटू में तुम्हारे पास 10 फर्स्ट का कोफैक्टर, उसके बाद तुम्हारे पास लिखा हुआ है 3 इंटू माइनस का 6, उसके बाद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 4 इंटू प्लस का 2, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये लिखा हुआ है 10, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 18 और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 8, दैट मीन्स 0। ये हमारे पास फंडा है। आप इसके यदि कोफैक्टर हैं और इसका यदि आप लोग लिख के देखोगे, क्या इसके करस्पॉन्डिंग आप लोग एलिमेंट लेकर देखोगे तब भी 0 आएगा। देखो मैं वो भी दिखा देता हूँ। मान लो मेरे पास जो एलिमेंट है वो थर्ड रो के हैं और कोफैक्टर है वो सेकंड रो के हैं, तब क्या होगा देखो। तो उस केस में मैं बोल रहा हूँ कि मान लो A31 की बात करूंगा, A31 के साथ C21 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। देखो 3 इंटू में 10, अगला स्टेप जाएगा तुम्हारे पास प्लस का 7 इंटू में माइनस का 6, अगला जाएगा जो 6 इंटू में 2। अब देखो ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है 30, ये होने वाला है यहाँ से कितना माइनस का 42 और ये होने वाला है प्लस का 12। ये देख लो 30 और 12 42 और नेगेटिव के साथ आ रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, ये आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या देख सकते हैं इसमें, तो हमने क्या देखा, एक तो ये फंडा समझ लिए कि कभी भी, अच्छा दूसरी बात ये भी आप देख सकते हो, यदि सेम रो और सेम कॉलम की बात कर रहे हैं, उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर की बात करेंगे, तो देख लो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका 50, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस का 36 और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस का 10। तो यहाँ से जो निकल के आने वाला है, ठीक है, ये जो निकल के आने वाला है ये कितना आ जाएगा प्लस का 50 और सॉरी यहाँ से हो जाएगा माइनस का 54 और ये प्लस का 10, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा 50 और 10 60 और माइनस दिस, ये आ गया 6 और 6 जो आया था फर्स्ट रो और फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हमने लिया था, तब भी वहां से 6 ही निकल के आया था। मतलब कोई भी रो और कोई भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम इसको ओपन कर देंगे, ठीक है, उसके डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी और सेम ही निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक की बात तो हो गई कि हम डिटरमिनेंट, कोई भी मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट होता क्या है, फिर डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं। उस केस में हमने अभी तक ये सीखा कि सबसे पहली बात, कोई भी डिटरमिनेंट डिफाइन करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हमें जो पढ़ना है 1x1 2x2 और 3x3, ठीक है। अदरवाइज सबका जो फंडा है वो एक ही है कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू दे देगा। अब माइनर और कोफैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं,
कोई भी रो या कोई भी कॉलम यदि हमें निकालना है, हमें पता लगना है कि इसका हम इसका हम माइनर कैसे निकालेंगे। तो जो भी हर एलिमेंट का निकलेगा, मान लो ये एलिमेंट का तुम्हें माइनर चाहिए, तो जिसमें जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हटा दो, और बाकी जो बचा वो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी वो उसका माइनर कहलाएगी। अब यदि वो जो टर्म है, मतलब उस टर्म का जो लोकेशन है आई और जे का जो पोजीशन है, यदि उन दोनों का समेशन और होगा तो जो कोफैक्टर है वही, जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा। अदरवाइज यदि उनका जो समेशन ऑड है तो जो माइनर है उसका नेगेटिव कोफैक्टर होगा। ठीक है, हमें बात करना होता है हमेशा कोफैक्टर के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गई डिटरमिनेंट की बात। अब आती है डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी जो है वो कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी है। ऐसा तो ये समझ लेना कि मैं बता रहा हूँ मतलब तो सही ही होंगी, बट आपको यदि ऐसा कह सकते हो कि यदि प्रूफ करना है तो आप खुद से प्रूफ कर लेना। ठीक है, ट्रिक क्या है, कोई भी मतलब प्रूफ क्या, वेरीफाई कर लेना, कोई भी डिटरमिनेंट लेना और जैसे जैसे बताते हैं उसको अप्लाई कर लेना। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो सबसे अगला पहला ही हम कह सकते हैं कि पहला ही टॉपिक हमारा जिसमें अगला स्टार्ट होगा दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सबसे पहले प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी तभी कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या है वो समझते हैं। देखो कभी भी यदि कभी तुम्हारे पास कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू, कोई डिटरमिनेंट दिया हो, ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि सपोज करो कोई भी डिटरमिनेंट होगा, है ना, मान लो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, यदि इस तरह का कोई डिटरमिनेंट है। अब कल को यदि तुमने क्या किया कि इसी डिटरमिनेंट का यदि ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है, ट्रांसपोज लेने के बाद मान लो क्या कर दिया तुमने कि ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज होता है कि यदि हम लोग इसके रो सारे के सारे जो रो हैं उनको कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट। ठीक है, अब यदि हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो मुन्ना जो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू है, मतलब ये कि कल को मैं ऐसा बोला होता है कि ए की डिटरमिनेंट वैल्यू डेल्टा है। ठीक है, ये डेल्टा इसको पढ़ते हैं, यदि डेल्टा है तो ट्रांसपोज ऑफ ए के डिटरमिनेंट वैल्यू भी डेल्टा ही होगी। समझ में आई बात, इन दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब आपको वेरीफाई कैसे करना है, कोई भी दुनिया में कोई भी 3x3 का या 2x2 का मैट्रिक्स उठा लेना और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख देना। ठीक है, पहले मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करना, फिर उसका ट्रांसपोज लिखने के बाद उसका डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करना, और आप लोग देखेंगे पाएंगे कि वो दोनों की दोनों वैल्यू सेम आती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, बस बता रहा हूँ, इनको थोड़ा सा दिमाग में रखना है और इनका हम यूटिलाइज करेंगे आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो दोनों की दोनों वैल्यू सेम रहती है। प्रॉपर्टी नंबर दूसरी ये है कि यदि हम मान लो कोई हमारे पास मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, इसके डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करेंगे, तो यदि किसी एक रो या कॉलम को हम लोग किसी दूसरे रो या कॉलम से चेंज कर दें, मतलब इंटरचेंज कर दें, तो इनके डिटरमिनेंट वैल्यू में एक माइनस साइन का चेंज आता है। मैंने क्या बोला, जैसे सपोज करो कि एक हमारे पास ये डिटरमिनेंट है ए, दूसरा मान लो बी। ठीक है, बी मैंने क्या किया, बी मैंने इसी मैट्रिक्स में क्या कर दिया, चेंज, स्लाइटली चेंज कर दिया, b1 b2 b3 a1 a2 a3। ठीक है, और यहाँ से ले आया c1 c2 और c3, मैंने ये स्लाइटली चेंज कर दिया ये डिटरमिनेंट में। तो जो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी होगा ये होगा माइनस ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, इनमें स्लाइटली चेंज आ जाएगा। ये आप, मैंने रो के साथ इंटरचेंज किया है, आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। अब आप इनका फिर चेंज कर दोगे तो फिर एक नेगेटिव आ जाएगा, मतलब जो अब ये इधर चला जाएगा, इधर की इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। ये कहलाती है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।
अब मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये कहती है कि कभी भी मुन्ना कभी ऐसा हो जाए कि किसी भी हम ऐसा कह रहे हैं कि किसी भी कभी भी यदि दो किसी डिटर्मिनेंट के या किसी भी मैट्रिक्स की दो रो या दो कॉलम एकदम एग्जैक्टली सेम हो जाए, एग्जैक्टली सेम हो जाए, तो उसको हम कह देंगे कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। मैंने क्या बोला, जैसे सपोज करो कोई भी ऐसा लिखा हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और A1 A2 A3, ऐसा मान लो कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ तुम्हारे सामने। इसको तुम ये देख पा रहे हो कि इसकी जो इन दोनों का रो 3, ठीक है, रो 1 और रो 3 ये सिमिलर हैं। यदि ये सिमिलर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 0, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। हाँ, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर हमने थर्ड की बात की। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ में क्या है इसको भी देखते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ क्या होता है कि यदि कभी भी ऐसा हो जाए कि किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, 0 0 0, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं B1 B2 B3 C1 C2 C3। यदि कभी ऐसा हो जाए तो हम क्या बोल देंगे कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 की यदि बात करें हम लोग, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या है वो भी समझ लेते हैं जल्दी से। देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहता है, अच्छा दूसरी बात ये कि कभी भी यदि हम किसी डिटरमिनेंट में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान रखना कि वो किसी मैट्रिक्स के केस में क्या होता था कि यदि हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता था। बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब हम उसको किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, मान लो कल को यदि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, यदि इसको हमने ऐसा बोला, ठीक है, A1 A2 A3, ठीक है, यही वाला मान लो डिटर्मिनेंट है हमारे पास A। यदि इसको कल को हमको 5A लिखना है तो 5A मतलब कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पकड़ लो, जो पकड़ना हो। जैसे मान लो मैंने पकड़ लिया कि A1 5A2 5A3, ठीक है, B1 B2 B3, ठीक है। उसके बाद दूसरा कोई भी लिख लेना C1 C2 और C3, इस तरह से, ठीक है, ऐसा देख लेना। यदि कभी ऐसा हो जाएगा तो आप ये देख पाएंगे कि ये देखो ये जो है ये क्या कर रहा है कि किसी एक में ही मल्टीप्लाई हुआ है। तो जब कभी ऐसा जरूरत पड़ेगी तो हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। और क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखो दूसरी बात ये है कि कल को प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहता है कि यदि कभी ऐसा हो कि किसी भी तुम है ना, एक चीज और ध्यान दें कि यदि कभी ऐसा लिखा हो, मान लो क्या लिखा हो, यदि कभी ऐसा लिखा हो कि A1 प्लस K1, ठीक है, A2 प्लस K2, A3 प्लस K3, ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 और C3। यदि कभी इस तरह की बातें लिखी हो और हमें ये पता लगे ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यदि कभी ऐसा हो तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। दैट मीन्स ऐसा होगा कि A1 B1 C1
A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। यहां से आ जाएगा K1 K2 K3, ठीक है। B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस तरह से हो जाएगा ये। और इनको हम दो अलग अलग डिटरमिनेंट के समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी, इनके जो डिटरमिनेंट वैल्यू के समेशन होगा वो इक्वल होगा। आप लोग ऐसे इसको वेरीफाई करके चेक कर लेना, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट की, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है वो भी समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहता है कि देखो जरा ध्यान से, ये कहता है कि मान लो कोई तुम्हारे पास ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। सपोज करो तुम्हारे पास ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। अब इसमें यदि कोई तुम ऑपरेशन लगा देते हो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, मान लो R1 को लिख दिए तुम लैम्डा टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। तो ये तुम्हारी जो डिटरमिनेंट है ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ A3, A2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ A3, ठीक है। और यहां से आ जाएगा A3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ C1 होगा ना रे, C1 और यहाँ से C2 और यहाँ से C3, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये फंडा आ गया। अब इसमें हम ये बोल रहे हैं कि जो डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी होगी वही डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी भी होगी, ठीक। ऐसा ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है। यदि डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, कैसे क्यों नहीं चेंज होती। देखो सिंपल सी बात है, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी पढ़े हैं, इसको हम दो डिटरमिनेंट के समेशन का फॉर्मेट लिख सकते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, देखो A1 A2 A3, ठीक है। B1 B2 B3 C1 C2 और C3 ऐसा लिख सकते हैं। प्लस अगला वाला क्या लिख सकते हैं, लैम्डा C1 लैम्डा C2 लैम्डा C3, ठीक है। B1 B2 B3 C1 C2 और C3। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जैसे ही आप लैम्डा को कॉमन निकालोगे तो आप ये देख पाएंगे कि एक रो से कॉमन, फर्स्ट रो से कॉमन निकल जाएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि C1 ये वाला फर्स्ट रो और थर्ड रो ये दोनों यहाँ पे सिमिलर दिखाई दे देंगे, ठीक है। ये दोनों सिमिलर दिखाई दे देंगे। यदि ये दोनों सिमिलर दिखाई दे दिए तो इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी 0। यदि ये 0 हो जाएगी तो बचा बाकी ये इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू यही है जो ये था, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू, ऐसा कोई ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट वैल्यू में चेंज नहीं होता है, इसलिए हम ऐसे कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ में। अब प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट जो है वो ये है, उसको भी समझ लें, है ना, ध्यान से समझें। कभी भी यदि कभी ऐसा आ जाए, है ना, हमने क्या बोला, यदि कभी ऐसा आ जाए कि कोई भी प्रॉपर्टी नंबर 8, है ना, यदि कभी दो डिटरमिनेंट ऐसे लिखे हों, ठीक है, और इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए हो तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू इनकी वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होने वाली है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 9, यदि कभी ऐसा हो कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी हो तो आप लोग क्या कर सकते हो,
कि डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के बाद इनवर्स ले लोगे, मतलब ये आ जाएगा 1/डिटर्मिनेंट। इस तरह से भी निकाल सकते हो। बात नंबर नेक्स्ट ये है कि ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ odd order is always 0। ठीक है, यदि कभी तुम्हें ऐसा कभी 1x1 खैर क्या ही दिखेगा, ठीक है, 3x3, 5x5, ठीक है, 7x7, इनकी यदि ऑड ऑर्डर की, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी जाए, स्क्यू को शायद याद होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि दिख जाए तो हम बोलेंगे कि इनकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 0। ठीक है, जैसे यदि मैं बात करूं कि सपोज करो कोई मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, ठीक है, ए बी, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा मान लो बी और 0। यदि कभी ऐसी डिटरमिनेंट आ जाए तो इसको हमें दिख रहा है ये कि ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3x3 की, ठीक है, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करोगे यदि तुम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 0 होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी आप लोगों को दिखेंगी थ्रू आउट दिस चैप्टर, है ना। तो इनको हम लोग लिख सकते हैं, इनको हम लोग दिमाग में रख सकते हैं प्रॉपर्टी। अब इन प्रॉपर्टीज का यूज करना है हमें, ठीक है। तो ये मान लो तुम लोग कि हम लोग जो एनसीईआरटी यदि करना चाहें तो 4.1 एंड 4.2 ये हम लोग कंप्लीट कवर कर सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग कंप्लीट कवर कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये होमवर्क समझ लेना, ये लगभग हम लोगों ने थ्योरी कवर कर दी है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब बात करने जा रहे हैं, जैसे कि लास्ट क्लास तक हमने डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी देखी थी। प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट को, जैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन लिखे हुए हमारे एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, यदि आप लोगों ने देखा होगा तो इनसे फैमिलियर हो गए। इन क्वेश्चन में देखो क्या है कि प्रूव दैट, पीटी लिखा है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो वही कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगेंस्ट हम इसको ओपन कर दें और सॉल्व कर दें, तो उससे क्या होगा कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आने वाली होगी, तो 0 आ जाएगी। अब दूसरा तरीका क्या है इसमें कि इसमें जो हमें प्रूफ करना है यूजिंग प्रॉपर्टी करना है, प्रूव दैट यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमको क्या है कि हमको प्रॉपर्टीज यूज करके ही हमको लगाना है। तो प्रॉपर्टीज क्या थी, वही जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी थी उन्हीं का यूज करेंगे। जैसे देखो सिंपल सी बात, हमारे पास डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, हमें पता है कभी भी इस तरह से लिखा हो तो प्लस में लिखा हो तो इसको हम दो डिटरमिनेंट के प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये इन दोनों डिटरमिनेंट को हम लिख सकते हैं एक्स वाई और जेड। यहाँ से आएगा ए बी सी, इधर आएगा एक्स वाई और जेड, एक डिटरमिनेंट ये हो जाएगा। दूसरा एक्स वाई और जेड ए बी सी, और यहाँ से आ जाएगा ए बी सी। ये हमने किसी नंबर की प्रॉपर्टी में देखा था। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि C1 इज इक्वल टू C2, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। और इस वाले डिटरमिनेंट में हम देख पा रहे हैं कि C2 इज इक्वल टू में C3, यहाँ पे सॉरी C1 इज इक्वल टू C3, वहाँ पर C2 इज इक्वल टू C3। तो यहाँ पे ये दोनों सेम हैं और यहाँ पर ये दोनों सेम। तो
हमने क्या बात की थी अगली प्रॉपर्टी, यदि कभी भी किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम यदि आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होती है। इसकी भी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो और इसकी भी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी जीरो प्लस जीरो, दैट मीन्स जीरो। ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये देखो, ये भी एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप लोग ऐसा करो, या तो इसको डायरेक्ट ओपन करोगे कैलकुलेशन करोगे तो भी आ जाएगा, अदरवाइज यदि इसमें हम लोग सिंपल प्रॉपर्टी ही लगाएं तो भी यहाँ से हम देख पाएंगे कि क्या होने वाला है। देखो इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट है ना, इस क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या देखना है, इसमें प्रॉपर्टी यदि अप्लाई करने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो हम लोग क्या करते हैं, C2 में अप्लाई कर देते हैं, C2 में अप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं C3 में अप्लाई करते हैं, C3 में अप्लाई कर देते हैं C3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ C2। यदि ऐसा अप्लाई करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। देखो फर्स्ट तो सेम रहेगा 2 3 5, सेकेंड भी सेम रहेगा क्योंकि अप्लाई हमने इसमें नहीं किया, हमने इसमें किया है 8 9। अब नेक्स्ट आता है ये C3 में C3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ C2, तो C3 मतलब ये माइनस इसका 9 टाइम्स, तो 65 माइनस 63 दैट मीन्स 2 बचेगा। 75 माइनस 8 9 72 दैट मीन्स 3 बचेगा। और यहाँ से 86 माइनस 81 दैट मीन्स 5 बचेगा। तो यहाँ से अगली स्टेप में मैं क्या देख पा रहा हूँ कि देखो C1 इक्वल टू हो गया C3 के। यदि यहाँ से ऐसा हो गया कि C1 इक्वल टू C3 तो इसका भी डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देंगे तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकल करके आ गया 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ, इसको देखो। इसमें क्या है, इसमें हम बस हमें ऐसा प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात ये कि देखो यार, हम प्रॉपर्टीज लगाते जाएंगे और प्रॉपर्टीज लगाने के बाद जब लास्ट स्टेज तक पहुंचेंगे तो फिर ओपन कर देंगे। ओपन उसके अलाउंग करते हैं हम लोग किसी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ओपन हम उस रो या कॉलम के अलाउंग करेंगे जिसमें मैक्सिमम, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट जीरोज हो। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं हम लोग। देखो जैसे सबसे पहली बात क्या कि मैं इसमें ऑपरेशन लगाता हूँ, C1 में ऑपरेशन लगा देते हैं हम लोग C1 माइनस C2 एंड C2 में ऑपरेशन लगा देते हैं हम लोग C2 माइनस C3। यदि ये ऑपरेशन लगाएं तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि देखो ये हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा A माइनस B, यहाँ से हो जाएगा A³ माइनस B³। अब आ जाओ इधर C2 में लगाएंगे यदि तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा B माइनस C, ये हो जाएगा B² माइनस C², यहाँ से 1 C और C2 का डिटरमिनेंट वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ से देखो इस वाले कॉलम से हम लोग A माइनस B को कॉमन लेंगे, इस वाले कॉलम से B माइनस C को कॉमन लेंगे। तो A माइनस B कॉमन आ गया, यहाँ से B माइनस C कॉमन आ गया, तो बच क्या गया वो देखो, इधर 0 बचेगा, इधर भी 0, इधर 1, इधर भी 1, इधर क्या बचेगा देखो। यदि A माइनस, इसको यदि हम ओपन करते तो A माइनस B ब्रैकेट में आता A² प्लस B² प्लस का AB, मतलब यहाँ पे जो बचने वाला था A² प्लस B² प्लस AB, और इधर बचने वाला है B² प्लस C² प्लस BC। ठीक है, ये और ये तो पूरा सेम ही चल रहा है 1C और C का क्यूब। अब देखो, अब हमारे पास ये वाला रो के अलाउंग बात करें हम तो इसको ओपन कर सकते हैं। तो यदि इस रो के अलाउंग ओपन करेंगे तो देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग A माइनस B, यहाँ से आ जाएगा B माइनस C इसके। तो देखो ये 0, तो बस इसके अलाउंग ओपन करना है, तो इसको हटा दो तो दिस माइनस दिस। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं B² प्लस C² प्लस BC माइनस टाइम्स ऑफ निकल करके आ जाएगा A² माइनस B² माइनस AB, तो ये हो जाएगा B²। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या बच गया वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, अगला स्टेप यहाँ से लिखता हूँ A माइनस B
बी माइनस सी, ठीक है। उसके बाद क्या क्या बच गया, सी स्क्वायर प्लस का बी सी, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए बी, है ना। अब देखो यदि हम यहाँ से बात करें इन दोनों को, तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं सी प्लस ए और सी माइनस ए। इन दोनों से बात करें, यदि हम बी को कॉमन लेते हैं तो लिख सकते हैं, बी को कॉमन लिए यदि तो लिख सकते हैं सी माइनस ए, ये डब्बा बड़ा वाला लग जाए। अब देखो इससे और इससे सी माइनस ए को कॉमन लिख सकते हैं, यहाँ पर ए माइनस बी और यहाँ पर बी माइनस सी तो चल ही रहा है। अब यहाँ से आ जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ से भी हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा सी माइनस ए, सी माइनस ए, और यहाँ से आ जाएगा सी प्लस ए प्लस बी, ये निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा पीटी यूजिंग मतलब प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर्टी, और वो क्वेश्चन अलग था। ये वाला क्वेश्चन है कि देखो हमने क्या किया, पहले तो प्रॉपर्टीज का यूज किया। जब हमने देख लिया कि देखो इस वाले रोज के लॉन्ग मैक्सिमम 0 आ चुके हैं, 1 के लॉन्ग बस ओपन कर देना, हमने इसको सिंपली ओपन कर दिया और देखो जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ऐसा बड़ा बड़ा प्रूफ लिख दिया था। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में 4.2 है शायद, है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग सॉल्व कर ले, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो आप लोग होमवर्क कर सकते हो, वो कर सकते हो, 4.1 कंप्लीट कर सकते हो, 4.2 कंप्लीट कर सकते हो और 4.4 इतना एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया।